कैरिबियन सागर में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। एक ऐसा तनाव जो दशकों से धीरे धीरे बढ़ रहा था, अब लगता है कि बस टूटने ही वाला है। देखिए, 1989 में पनामा पर हुए हमले के बाद से ये इस इलाके में अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। वेनेजुएला के तट के ठीक बाहर एक जबरदस्त सैन्य शक्ति इकट्ठा हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है। आइए इस पूरी सिचुएशन को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस सैन्य जमावड़े की। मतलब ये कितना बड़ा है और क्यों इतना अहम है, इसको समझना जरूरी है। और ये कोई छोटी मोटी तैनाती नहीं है, हम बात कर रहे हैं एक पूरे अमेरिकी नौसैनिक बेड़े की। इसमें तीन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, एक क्रूजर है, एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी, और तो और यूएसएस इवो जिमा जैसा एम्फीबियस असॉल्ट शिप जो एक मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करता है। साथ में F-35 फाइटर जेट्स भी। मतलब ये एक जबरदस्त मारक क्षमता है जो वहां मौजूद है। और बात सिर्फ हार्डवेयर की नहीं है। 4,500 से भी ज्यादा अमेरिकी मरीन्स और सेलर्स इस मिशन पर तैनात हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मामला कितना सीरियस है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ऑफिशियली अमेरिका कह रहा है कि ये सब ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए जो स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, F-35 जेट्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स की जरूरत पड़ती है? ये फोर्स उस मिशन के हिसाब से कहीं ज्यादा बड़ी लगती है। कुछ तो और चल रहा है। मिलिट्री प्रेशर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और दांव खेला जा रहा है, और वो है पैसों का। अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के ऊपर $50 मिलियन का इनाम रखा है। मतलब करीब 400 करोड़ रुपए। ये एक वाकई में हैरान कर देने वाली रकम है। अब इस रकम को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। उसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन, इन दोनों पर $25 मिलियन का इनाम था। मदुरो पर उसका भी डबल। ये अमेरिकी इतिहास में किसी एक व्यक्ति पर रखा गया अब तक का सबसे बड़ा इनाम है। तो अमेरिका इस इनाम को जस्टिफाई कैसे कर रहा है? उनका आरोप है कि मादुरो और उनके करीबी लोग कार्टेल ऑफ द सन्स नाम का एक ड्रग कार्टेल चलाते हैं, और इसी आरोप के आधार पर उन्हें नार्को टेररिस्ट का लेबल दिया गया है। हालांकि यह भी बताना जरूरी है कि वेनेजुएला और कई दूसरे देश इस कार्टेल के होने की बात को सिरे से खारिज करते हैं। तो आखिर ये नौबत आई कैसे? एक देश जो तेल से माला माल था, वो इस बर्बादी के कगार पर कैसे पहुंच गया? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में झांकना होगा। देखिए, 1970 के दशक में वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश हुआ करता था। वजह थी तेल। फिर 1998 में ह्यूगो चावेस की एंट्री होती है और वो एक सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। 2002 तक आते आते तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया जाता है। 2013 में जब मादुरो पावर में आए तो उन्हें विरासत में एक डामाडोल इकोनॉमी मिली। और फिर आया 2014, जब तेल की कीमतें दुनिया भर में क्रैश हो गईं। और बस यही वो पल था जिसने वेनेजुएला की इकोनॉमी की कमर तोड़कर रख दी। और ये गिरावट कितनी बड़ी थी, वो ये चार्ट साफ साफ दिखाता है। जिस तेल ने कभी वेनेजुएला को बनाया था, उसी के प्रोडक्शन का ये हाल हो गया। जो कभी देश की रीढ़ की हड्डी थी, वो अब लगभग टूट चुकी थी। और इसका नतीजा सोचकर भी हैरानी होती है। 1,30,000%। जी हां, 2018 में वेनेजुएला में महंगाई दर 1,30,000% पर पहुंच गई थी। इसने देश की करेंसी को बस कागज के टुकड़ों में बदल दिया। और जब इकोनॉमी इस तरह से तबाह होती है तो उसका सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। नतीजा ये हुआ कि लगभग 80 लाख लोग अपना देश, अपना घर-बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। ये आज के दौर के सबसे बड़े रिफ्यूजी संकटों में से एक है। तो अब सवाल ये है कि अमेरिका की पिछली पॉलिसीज का इस पर क्या असर हुआ और वो नाकामयाब क्यों रहीं? पिछले 2 अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशंस ने बिल्कुल अलग अलग अप्रोच अपनाई। एक तरफ थे ट्रंप, जिन्होंने मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपनाई और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। दूसरी तरफ बाइडेन आए, जिन्होंने डिप्लोमेसी का रास्ता चुना और चुनावी वादों के बदले में कुछ प्रतिबंधों में ढील देने की पेशकश की। लेकिन नतीजा एक ही रहा। इन दोनों ही पॉलिसीज के बावजूद निकोलस मादुरो सत्ता में बने रहे। शायद यही वजह है कि अब एक नई और ज्यादा आक्रामक स्ट्रैटेजी की जरूरत महसूस की जा रही है। तो ये हमें आज की सिचुएशन पर लाता है। अब आगे क्या होगा? मौजूदा स्ट्रैटेजी क्या है और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? देखिए, अमेरिका के नजरिए से मादुरो को हटाने के कई स्ट्रैटेजिक फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि इससे ड्रग्स के फ्लो पर लगाम लगेगी। दूसरा,
गुयाना और वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार पर कंट्रोल होगा, जिससे दुनिया में तेल की कीमतें भी कम हो सकती हैं और रूस को भी नुकसान पहुंचेगा। और तीसरा, इस इलाके में रूस, चीन और ईरान जैसे अमेरिका के विरोधियों का जो बेस बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। इसी स्ट्रैटेजी को गनबोट डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है बिना असली लड़ाई लड़े अपनी मिलिट्री ताकत का ऐसा प्रदर्शन करना कि सामने वाला दबाव में आकर आपकी बात मान ले। और एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ लीबिया मॉडल को अपनाया जा सकता है। मतलब ये कि देश के अंदर ही मादुरो के खिलाफ किसी गुट को बगावत के लिए उकसाना, और फिर जब वो बगावत करें तो उन्हें अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स से सपोर्ट देना। इससे बिना अपने सैनिक जमीन पर उतारे ही सत्ता बदली जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है। चाहे इराक में सद्दाम हुसैन को हटाना हो या लीबिया में गद्दाफी को, दोनों ही मामलों में नतीजा दशकों तक चलने वाली तबाही और अराजकता के रूप में सामने आया। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वेनेजुएला में अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके नतीजे क्या होंगे। तो हम आज एक बहुत बड़े सवाल के मुहाने पर खड़े हैं। क्या अमेरिका का ये हाई स्टेक दांव काम कर जाएगा, या फिर ये एक ऐसी चिंगारी साबित होगा जो पूरे इलाके को एक बहुत बड़े संघर्ष की आग में धकेल देगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।